इन कनाडा असाइलम सिस्टम। तो पहले तो मैं आपको अपने बारे में मैं बता दूं। मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन। और आज मैं अपनी जो डेजिग्नेशन है RCIC IRB इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी डेजिग्नेशन है जो कि आपकी रेफ्यूजी केस को ये वाला कंसल्टेंट प्रेजेंट कर सकता है। हम थोड़ा जब हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में और बताएंगे। तो मैं हूं फाउंडर एंड CEO ऑफ हालानी इमिग्रेशन। मेरी कंपनी का लाइसेंस नंबर है R711322। और मैं एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ, कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूँ। इसका मतलब मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी भी दे सकता हूँ। मैं अब तक जो है वो 1250 केसेस को डील कर चुका हूँ, और इसमें जो है वो 600 केसेस शामिल नहीं है जो कि TRV के हैं। और मेरी सर्विसेज में इंक्लूड हैं इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, LMIA, PNP, बिजनेस इमिग्रेशन और स्पॉन्सरशिप। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन इनलैंड असाइलम क्लेम। ओके। तो इनलैंड असाइलम क्लेम क्या होता है? पहली बात तो आपको ये क्लेम दाखिल करने के लिए कनाडा में होना या कनाडा की बॉर्डर पे होना ज़रूरी है। सही है। ये कोई भी इंडिविजुअल दाखिल कर सकता है जो कि इनसाइड कनाडा है। इसका मतलब आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए, चाहे असली हो चाहे नकली हो। वो वीजा आपके पास एक होना चाहिए, आप कनाडा के अंदर हैं तो। रिक्वेस्ट प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 95 एंड 96 इसका मैं आने वाली स्लाइड्स में जिक्र करूंगा। और ये किन पर लागू होता है? ये उन लोगों पर लागू होता है जो जिसको खतरा है कि उन पे कोई जुल्म होगा, या अगर वो अपने मुल्क में वापस जाते हैं तो उन पर टॉर्चर होगा, तशद्दुद होगा, या फिर उनकी जिंदगी को खतरा लाहक है। सही है जी। तो रेफ्यूजी केसेस के अंदर या असाइलम क्लेम के अंदर दोनों एक ही चीज है। असाइलम और रेफ्यूजी दोनों हमारे लिए सेम ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो असाइलम बोले रेफ्यूजी बोले एक ही बात है। तो कौन से लोग जो है वो इस सिस्टम में आते हैं, ये हम जाते हैं इस वाली स्लाइड पे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप रेफ्यूजी केस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। आपका क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड या सिक्योरिटी इनएडमिसिबिलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है वो कनाडा में जासूसी करते पाए गए, या अगर आप इनएडमिसिबल हैं तो आप इस रेफ्यूजी क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नो प्रायर रिजेक्शन। एक बात याद रखिएगा, ये वाला केस रेफ्यूजी का आप जिंदगी में एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी वजह से अपना केस जो है वो छोड़ दिया है गुज़िश्ता दिनों में, या आपका केस इससे पहले रिजेक्ट हो चुका है, तो आपका दोबारा केस नहीं सुना जाएगा। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है होती है ये आपके लिए। अगर आप अपना केस वापस लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको अपना केस वापस लेना होगा। नॉट रिकॉग्नाइज एज ए रेफ्यूजी इन एनी अदर कंट्री। किसी और मुल्क ने अगर आपको रेफ्यूजी मान लिया है, जैसे कि आप फ्रांस में हैं, फ्रांस वाले ने आपको रेफ्यूजी मान लिया है, तो आप कनाडा में रेफ्यूजी क्लेम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके ऊपर कोई रिमूवल ऑर्डर है या आपको डिपोर्ट करने का ऑर्डर आप पर जारी हो गया है, तो आपने एक शेल्टर ले लिया कि नहीं नहीं अब मैं रेफ्यूजी क्लेम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, फिर बात नहीं बनेगी। रेफ्यूजी को रिमूवल ऑर्डर होने से पहले आपको रेफ्यूजी क्लेम के लिए अप्लाई करना होगा। हु क्वालिफाइज फॉर प्रोटेक्शन? पहली बात, सेक्शन या तो आप सेक्शन 96 के तहत अप्लाई करेंगे रेफ्यूजी क्लेम, या तो आप सेक्शन 97 के तहत करेंगे, जो कि बाद में आ रहा है, मैं बताऊंगा क्यों। परसिक्यूशन मीन्स आप पर कोई जुल्म व सितम हो रहा हो जिसकी वजह रेस। सही है। रेस का मतलब जात पात, काला गोरा, ये आएंगी चीजें रेस में। रिलीजन, नेशनलिटी अगर आपकी है रोहिंग्या के मुस्लिम्स। ओके। पॉलिटिकल ओपिनियन, कोई जो होता है वो जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से उसने अगर कोई ऐसी बात कही है जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट हो गई है, तो वो लोग। या फिर सोशल ग्रुप जिसके अंदर वुमेन्स और LGBTQT कम्युनिटी आती है। LGBTQT का मतलब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। पर्सन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन,
अगर वो सेक्शन 96 के तहत जो ऊपर दिए गए तमाम जो नेक्सेस हम इसे कहते हैं, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन और सोशल ग्रुप में नहीं आते हैं, तो भी जो है वो सेक्शन 97 के तहत वो अप्लाई कर सकता है रेफ्यूजी के लिए। वो ये साबित कर सकता है कि मुझ पे टॉर्चर होगा अगर मैं अपने मुल्क दोबारा जाऊंगा, सही है, या मेरी जान को जो है वो खतरा है, या अगर अपने मुल्क में मैं दोबारा जाऊंगा तो मुझे जो है वो नागहानी जो होता है वो सजाएं मिलेंगी। कुछ ऐसी सजाएं जो कि आप जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो अनयूजुअल पनिशमेंट आपको मिल सकती है। तो या तो आप सेक्शन 96 के तहत रेफ्यूजी अप्लाई करेंगे, या तो आप सेक्शन 97 के तहत अप्लाई करेंगे। तो दोनों के बेसिस अलग अलग हैं। या हो सकता है कि कोई शख्स इन दोनों के अंदर भी आ सकता है और उसको मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि किस किस्म के जो केसेस होते हैं। देखिए, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मैंने सिर्फ चंद आपको मिसालें दी हैं। कि अगर कोई क्रिश्चियन है, सही है, वो ईरान में है और उस पर कोई ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे हैं, सही है, ये जो कि नामूस रिसालत के खिलाफ उसने कोई बात कह दी या उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली वालों ने या उसकी स्टेट वालों ने उसको थ्रेट दिए हैं, तो उसकी जान को खतरा है, तो ये केस एक रेफ्यूजी के लिए केस हो सकता है। या कोई जर्नलिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान में है और उसने गवर्नमेंट की जो होता है करप्शन को जो होता है वो अयां किया है मीडिया पे या लोगों के सामने, जिसकी वजह से उसको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, तो वो एक केस रेफ्यूजी का हो सकता है। एक वुमेन है जो कि अफगानिस्तान में है, सही है, अगर जो होता है वो तालिबान ने जो होता है उसको गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने की वजह से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको जुल्म व सितम किया जा रहा है, तो वो एक केस हो सकता है। मैं यहाँ पर किसी भी सही या गलत के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल केसेस। और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्शन की नीड होती है। एक शख्स जो है वो, लेट सपोज के एक शख्स है जो कि सोमालिया में है और उसको जो होता है वो इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है आर्म मिलिशिया की तरफ से, मुसल्ला दस्ती ग्रुप होते हैं, जो कि आपको जो होता है वो जासूसी के इल्जाम में आप पर जो होता है जुल्म व सितम कर रहा है। ये केस हो सकता है कि आपको प्रोटेक्शन की कनाडा में नीड है। और फिर हम जो है वो एक और है कि ट्रांस पर्सन जो होते हैं, ट्रांसजेंडर का मतलब जो कि हम उर्दू में जिसे ख्वाजा सिरा वगैरह कहते हैं, वो युगांडा से है, लेट सपोज, और उस पर इसलिए असॉल्ट हो रहा है कि वो जो होता है वो उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऐसी है जिसे माशरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और इसको जो होता है वो पुलिस प्रोटेक्शन देने से भी पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दे रही है। तो ऐसे शख्स के लिए या ऐसे पर्सन के लिए जो कि प्रोटेक्शन की नीड के जिम्रे में ये बंदा आएगा। अ फैमिली फ्रॉम वेनेजुएला, जिसको जो है वो लाइफ थ्रेट्स हैं, सही है, मुसल्ह वही हमारे पास जो है वो ग्रुप्स वगैरह हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होती है, उनकी तरफ से उनको धमकियां दी जा रही हैं। या हम अगर पाकिस्तान के अंदर है तो सिंध में जो कच्चे के इलाके के जो डाकू हैं, वो अगर आपको जो होता है वो इस तरह आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आपको पूरे मुल्क में आपको वो सुकून नहीं लेने दे रहे, तो आपका जो है वो एक रेफ्यूजी क्लेम बनता है। आप रेफ्यूजी क्लेम फाइल कैसे करेंगे? ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं, या तो आप जो है वो आईआरसीसी का एक इनलैंड ऑफिस होता है वहां पर जाके आप फाइल कर सकते हैं, या तो आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे आते हैं जो कि एक यूजुअली ज्यादातर केसेस में एयरपोर्ट पर आते हैं, या सी पोर्ट पर आते हैं, या बाय रोड आते हैं। तो किसी भी पोर्ट के किसी भी पॉइंट ऑफ एंट्री पे आप अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक आपका लिया जाएगा जब आप ये अप्लाई कर रहे होंगे तो। एंड आपका और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो आप उसमें आप उनको जमा करवाएंगे। एलिजिबिलिटी इंटरव्यू आपका होगा। तो जब आप ये क्लेम दाखिल करेंगे तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरी इस क्लेम का, जो कि रेफ्यूजी का केस है। बेसिस ऑफ क्लेम एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी पूरी स्टोरी बयान करेंगे। ये आप आईआरबी को सबमिट करवाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि आईआरबी क्या है। आईआरबी जो होता है एक इदारा है जिसके अंडर में 4 और सब डिवीजन है।
जिसमें से एक डिवीजन है रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन। आप आर जिसको हम मैं अब से आरपीडी कहूंगा। आरपीडी एक ऐसा इदारा है जो कि एक किस्म की कोर्ट है। ये एक्चुअल कोर्ट नहीं है, एक किस्म की कोर्ट है जहां पर आपके ये रेफ्यूजी केसेस सुने जाते हैं। जब हम इन रेफ्यूजी केसेस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें आरपीडी में अप्लाई करना होता है। और ये कानूनन इनके फैसले जो होता है वो गवर्नमेंट मानती है। और आपको रेफ्यूजी का जो होता है स्टेटस आईआरबी देता है, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, ऑफिशियल इदारा है। और ये लाइक अ कोर्ट है, वहां पर जज की जगह डिसीजन मेकर होते हैं। तो आईआरबी को आप जो होता है वो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे। सही है। या तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट आईआरसीसी की ऑफिस में जाके भी सबमिट करवा सकते हैं। इंक्लूडेड ये आप उस वक्त जमा करवाएंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे बीओसी फॉर्म को। और आप इसमें क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं, आप पर क्या जुल्म हुआ है वो इस फॉर्म में डालेंगे। आपका बैकग्राउंड क्या था उस जुल्म का, और आपका खुद का बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके पास कोई शवाहिद है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो आप जमा करवाएंगे। लीगल सपोर्ट फ्रॉम आईआरसीसी आईआरबी। सही है। ये आईआरसीसी आईआरबी मैं हूं। सही है, जो कि कंसल्टेंट होता है, जो कि आईआरबी में आपके केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। या तो आप किसी लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, दोनों ही आपका केस जो है वो आईआरबी में जाकर लड़ सकते हैं आपके लिए। और आप खुद भी अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपने बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप ये केस अपना खुद से डिफेंड कर सकते हैं। रोल ऑफ आरपीडी, मैंने आपसे कहा था कि इसे हम रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन कहते हैं। यहां पर आपका केस सुना जाता है। ये आईआरबी का एक डिवीजन है, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड का एक डिवीजन है ये डिवीजन आपका जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बॉक फॉर्म, इसको वो सुनता है और आपके क्लेम को सुनता है। और आजकल जो टाइम चल रहा है, लोग अक्सर औकात कहते हैं कि 2 महीना, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकलिटी ये है कि आजकल के जो बैकलॉग है, 17 से 24 महीने लग रहे हैं आपकी पहली हियरिंग के लिए। ओके। और आईआरबी का जो होता है वो इस वक्त काफी बैकलॉग चल रहा है। क्लेमेंट कैन ब्रिंग काउंसिल, मतलब काउंसिल का मतलब है लॉयर या आईआरबी जो कि कंसल्टेंट जैसा कि मैं, आप लेके जा सकते हैं आईआरबी में। और वो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आपके पास कोई गवाह है तो आप उसको लेके जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आप वो लेके जा सकते हैं। रोल ऑफ आरसीआईसी आईआरबी कंसल्टेंट, मेरा रोल क्या होगा अगर मैं आपका केस लेता हूं, तो मैं आपके लिए क्या करूंगा। मैं आपको आईआरबी के सामने, सही है, जो कि आरपीडी रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन के सामने आपको रिप्रेजेंट करूंगा स्मार्ट वे में। आपके जो भी राइट्स हैं, जो भी आपके केस लॉज हैं, जो भी आपके शवाहिद हैं, जो भी आपका केस है, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा आईआरबी के सामने। और आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट जमा करवाऊंगा, जिसको पूरा जो होता है इनक्लोजर्स के साथ पूरे तमाम एक्सपर्ट सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वो डॉक्यूमेंट में वहां जमा कराऊंगा। प्रिपेयर नैरेटिव्स एंड एविडेंस, मैं आपके वो तमाम नैरेटिव जो आपने अपनी स्टोरी दी है उसको जो है लीगल वे में, जो कि वो कन्विंस हो सके, वैसा बयान करूंगा। आपके एविडेंस को प्रॉपर तरीके से रखूंगा, जो उनकी खास चेकलिस्ट है उसके मुताबिक। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट 30 पेज से लंबा नहीं होना चाहिए, तो वो पूरी तमाम चीज़ें मैं उसको ख्याल रखकर आपका डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और वहां पर प्रेजेंट करूंगा। और ये हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई प्रोसीजरल फेयरनेस, मतलब कि आपको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन ना आ जाए कि आपको ये बयान करना है, वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं बाद में कि हमें लिख के दें कि ये क्या चीज़ है। सही है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल फेयरनेस। वो एक एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो यूजुअली जब हम सब में एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ताकि आपके पास ये प्रोसीजरल फेयरनेस के लेटर कम से कम आए। हियरिंग आउटकम, जब आपकी हियरिंग हो जाएगी तो 2 किस्म के आउटकम आ सकते हैं। अगर आपको आपका केस एक्सेप्ट हो गया तो आप प्रोटेक्टेड पर्सन मिल जाएंगे, में बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको पीआर मिल जाएगा कनाडा का। सही है जी। ये एक याद रखिएगा, रेफ्यूजी अप्लाई करना ये कोई पाथवे नहीं है। ये एक मजबूरी है कि आपने ये वाला
जो होता है वो पाथ इख्तियार किया है रेफ्यूजी बनना। सही है जी। तो रेफ्यूजी बनना एक लीगल पाथवे नहीं है, ये एक आपकी मजबूरी है कि आप यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं अपनी जान को खतरे में होने की वजह से। या तो आपका केस जो होता है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपील करेंगे, रेड में जाएंगे, प्रा, जिसके बारे में मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। या फिर आप जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रेड, रेफ्यूजी अपील डिवीजन। सही है। अगर आपका केस जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, सही है, तो फिर आप जो होता है वो रेफ्यूजी अपील डिवीजन में जाएंगे, और वहां पर जो होता है आरपीडी ने जो आपके खिलाफ डिसीजन दिया है उसको चैलेंज करेंगे। तो फिर हम जो है वो आपको जो है वो रेफ्यूजी अपील डिवीजन में आप 15 दिन के बाद जो होता है वो विद इन 15 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जब आपका केस रिफ्यूज हो जाएगा तब। या तो फिर आपको आईआरसीसी एक इनविटेशन देगा कि हम आपको डिपोर्ट करने से पहले एक चांस देते हैं कि आप एक फॉर्म भरें, हम आपका रिस्क असेस करेंगे, और इस लेवल पे भी आपका जो होता है वो जो होता है वो एप्लीकेशन आपकी मंजूर की जा सकती है। चांसेस कम है, लेकिन ये प्री रिमूवल असेसमेंट होता है। ओके, लेट सपोज कि जब आपको वापस भेजा जा रहा है उस वक्त जो होता है वो कुछ और इवेंट्स हो गए, अब मुल्क के हालात खराब हो गए, कोई ऐसी चीज हो गई है कि आपको वापस भेजना जो है या ये काम होने के बाद आपको कुछ और डेथ थ्रेट्स आ गई हैं, तो वो तमाम चीजों को फैक्टर इन करते हुए आपका एक प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट होगा। और अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका रिमूवल ऑर्डर रुक जाएगा और आपको पीआर मिल जाएगा। या तो आपका जब रेफ्यूजी अपील डिवीजन में आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। सही है, ये फेडरल कोर्ट में जाएगा, और जो होता है वो आप मजीद इसमें आपको प्रोसीड कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपका केस यहां पर अप्रूव हो जाए। कंट्री कंडीशन एंड एविडेंस। देखिए, जब आपका केस आईआरबी में जाता है तब आईआरबी आपके मुल्क के हालात को भी जरूर देखती है, और उनके पास अपनी उनकी जो वेबसाइट है आईआरबी की, वहां पर अपने तमाम मुल्कों के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, इंसानी हुकूक के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, या ऐसी बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं जो कि इंसानों को एक अच्छे राइट्स देने के लिए ज़रूरी है, वो तमाम की तमाम चीज़ें उन कंट्री डॉक्यूमेंट में उनके पास पहले से ही मौजूद है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क के जो होता है वो ये चीज़ें जो होता है वो हैं, ख़राब है हमारे हालात। ओके, इसको हम बोलते हैं नेशनल डॉक्यूमेंटेशन पैकेजेस। जो आपके पास कंट्री ऑफ ओरिजिन का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम कहते हैं नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेजेस। ये आईआरबी के पास होते हैं। आप उन डॉक्यूमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप बता सकते हो कि भाई देखें, हमारे मुल्क में ऑनर किलिंग होती है। सही है, वुमेन, जैसे अगर वुमेन ने जो होता है वो एप्लीकेशन डाली है कि मेरी जान को खतरा है, तो ऑनर किलिंग जो होता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी बात नहीं है। सही है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें जो होता है आपके क्लेम एक्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन ऑनर किलिंग अगर कोई अमेरिका में रहकर बात करता है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होती है, या यूरोपियन कंट्री में ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती हैं। आप अपने इन जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे तब आप एफिडेविट्स जमा करवा सकते हैं, रिपोर्ट्स, जो कि आपकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, जो कि आपका साइकोलॉजिकल अगर कोई ट्रॉमा में है तो वो रिपोर्ट्स वगैरह, डॉक्टर्स की रिपोर्ट वगैरह। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई एविडेंसेस वगैरह है तो वो आप जो होता है आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ शामिल कर सकते हैं। कॉमन रीजंस फॉर रिजेक्शंस। एक रेफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट कैसे होता है? लेक ऑफ क्रेडिबिलिटी। देखिए, आपकी जो होता है वो क्रेडिबिलिटी, सही है, या जो आपकी साख्त है, सही है, वो सही होनी चाहिए। अगर आपका बेसिस ही क्रेडिबल नहीं है, सही है, आपने सिर्फ इसलिए कि भाई चूंकि कनाडा अच्छा मुल्क है यहाँ पे जाके हम पनाह ले लेते हैं, ये बात सही नहीं है। आपके क्लेम में जान होनी चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। और क्रेडिबिलिटी बनती कैसे है? कि अगर आपके नैरेटिव्स, बयानात इनकंसिस्टेंट है, कभी कुछ और कह रहे हैं बाद में कुछ और कह रहे हैं, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मुतासिर होती है। जो बात बीवी ने कही और जो बात उसके शौहर ने कही, दोनों में बड़ा फर्क है, तो क्रेडिबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चनेबल है। ओके, तो आपके ये तमाम रीजन है जिसकी वजह से आपका जो होता है वो
एक रेफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और अगर फर्ज कीजिए आपका क्लेम इस वजह से रिजेक्ट हुआ है कि आप क्रेडिबल नहीं है, कभी कभार तो ये हो सकता है कि वो ये बोले कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है और कम डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, वो समझ में आता है। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि आपकी जो होता है क्रेडिबिलिटी ही सही नहीं है, तो आप रेड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप रफ्यू अगर आपका केस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा तो आप रेफ्यूजी अपील डिवीजन में भी नहीं जा सकते भाई। इंटरनल फ्लाइट ऑप्शन, आपने कहा मेरी जान को लाहौर में खतरा है या मेरी जान को जो है मुंबई में खतरा है, सही है, आपने ये बात कह दी। क्या आपने उस लाहौर से या मुंबई से निकलने की कोशिश की? क्या आपकी जान को पूरे मुल्क में खतरा है? अगर यस, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपके पीछे जो होता है उस मुल्क का जो होता है वो कोई बहुत ही ज्यादा बाअसर आदमी, जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो पड़ा हुआ है, तो आपके आपकी जान को पूरे मुल्क में खतरा है ना। तो आप इंटरनल फ्लाइट ऑप्शंस को आप कहेंगे कि भाई मैंने जो है किसी और जगह पे भी गया था, मैंने दूसरी जगह जाकर सेट होने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका, लेकिन वहां पे भी लोगों ने मुझे ट्रेस कर लिया। तो आप इंटरनल फ्लाइट ऑप्शंस को भी बयान करेंगे, वरना तो आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। जनरलाइज रिस्क नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे मुल्क के हालात खराब है, नहीं जी, इस तरह बात नहीं चलेगी। अगर आपके मुल्क के हालात खराब है लेकिन उस मुल्क के हालात के खराब होने की वजह से आपकी जो पर्सनल जो ये आपका केस है उस पर क्या असर हो रहा है, वो रिस्क जो होता है वो पर्सनलाइज होगा, जनरलाइज नहीं होगा, सही है। अब हम आते हैं, अब अपने क्लेम को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। आपकी स्टोरी जो कि अगर सच्ची है तो फिर कंसिस्टेंट स्टोरी होगी आपकी। आप तमाम डेट्स को और डिटेल्स को बिल्कुल वाजे अंदाज में बताएंगे और उसमें बार बार हेर फेर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी बात सच है तो वो हमेशा सच ही रहेगी। अगर आपने स्टोरी गढ़ी है तो फिर आपकी चीजें यहाँ वहां हो जाएंगी, सही है। तो आपकी स्टोरी बिल्कुल रियल होनी चाहिए। रेलिवेंट एंड क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके, सही। अगर आप डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट लाते हैं तो वो डॉक्टर जो है वो कोई क्लिनिक का सर्टिफिकेट नहीं होगा, हॉस्पिटल का होगा तो ज्यादा रिलायबल होगा। क्लिनिक का भी चल सकता है लेकिन देखना पड़ेगा कि वो क्लिनिक कितना जो होता है वो रेलेवेंट और कितना जो होता है वो रिलायबल है। प्रैक्टिस हियरिंग विद काउंसिल, आपका काउंसिल जो कि वकील है या मेरे जैसा कोई आईआरसी आईआरबी है, वो आपके साथ बैठ के आपकी हियरिंग की आपको प्रैक्टिस करवाएगा कि आपको वहां पे किस तरीके से अपना केस प्रेजेंट करना है, क्या बातें आपको बोलनी है वहां पर। आइडेंटिफाई ट्रॉमा इम्पैक्ट एंड कल्चरल फैक्टर, कभी कभार ये होता है कि हेयरिंग में जाके एक ही चीज को बार बार बयान करना जिससे आपको ट्रॉमा में आए थे, बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे वुमेन जो होता है वो गैंग रैप के सूरत में वो चीज़ें बार बार उन चीज़ों को बयान नहीं कर पाती हैं और उनके कुछ ऐसे कल्चरल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बार बार वो स्टोरी बयान नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जो होता है वो उसको सही तरीके से बयान किया है तो आपका क्लेम जो होता है वो मजबूत हो सकता है। कुछ स्पेशल कैटेगरीज है, मैंने आपसे कहा था एलजीबीक्यूटी, सही है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वायर, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन की किस्में हैं। अगर किसी शख्स को इस वजह से परसिक्यूट किया जाता है, जैसे कि अगर आप तमाम इस्लामी मुल्क में देखेंगे तो लेस्बियन एंड गे वगैरह को जो है वो लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो लीगली एक्सेप्ट बेशक ना हो लेकिन कभी कभार जो होता है वो एज अ सोसाइटी जो होता है वो उनके खिलाफ हो जाते हैं और उसके खिलाफ जो है वो बहुत सारी जो है वो उनको प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से वो उस इलाके में या उस मुल्क में नहीं रह सकते और उसको परसिक्यूट किया जा रहा है। तो ये केस जो होता है वो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं और ये ऐसे केसेस को एक्सेप्ट किया जाता है कनाडा के अंदर। जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जैसे मैंने आपको ऑनर किलिंग वगैरह की बात कही, तो वो जो होता है वो वुमेन के खिलाफ जो है वो स्पेशल कैटेगरीज वगैरह में ये चीज़ फॉल करती है। स्टेटलेस पर्सन है, सही है, जैसे कि रोहिंग्या के जो मुस्लिम है, सही है, जो अपने मुल्क में थे उसको मुल्क से मुल्क बदर कर दिया गया, वो लोग। अनअकम्प्टेड माइनर है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनके वालिदैन को हलाक कर दिया गया, अभी एग्जांपल्स आएंगी नीचे एक साथ चार, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि एक गे शख्स है जो कि नाइजीरिया में है, उसको जो होता है वो एंटी एलजीबीक्यूटी लॉ है जिसके तहत उसकी फैमिली की तरफ से थ्रेट्स है या माशरे की तरफ से थ्रेट है, तो वो शख्स कनाडा में रेफ्यूजी के लिए अप्लाई कर सकता है। एक पाकिस्तानी जो है वो वुमेन है लेट सपोज,
तो और वो जो है वो वहां से भाग गई है, क्योंकि उसको जो होता है वो फोर्स मैरिज की जा रही है, या उसको जो है इस बात का डर है कि उसको ऑनर, इज्जत के नाम पर जो होता है वो मार दिया जाएगा। ओके। और या फिर एक स्टेटलेस रोहिंग्या का इंडिविजुअल, जैसे कि मुसलमानों के साथ हुआ था, उनको जो होता है सिटीजनशिप उनकी डिनाई की जा रही है, और उनके जो होता है वो बेसिक राइट्स जो होता है वो नहीं दिए जा रहे हैं। या कोई एक 16 ईयर्स का जो है माइनर है, जो कि एल सल्वाडोर था। मैंने इसे एग्जांपल दिए मुल्कों की, ये मुल्कों के एक्चुअल हालात हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सही है मेरी इस एग्जांपल के तहत। अगर वो किसी, कोई एक गैंग थे जो कि जिसने रिक्रूट करना चाह रहा था किसी भी शख्स को, किसी भी बच्चे को, मे बी जो होता है खुदकश बमबार के लिहाज से, तो या उसके वालिदैन को हलाक कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ केसेस हैं, स्पेशल कैटेगरीज हैं, जिसको जो है वो कनाडा में जो होता है रेफ्यूजी केस के लिए एलिजिबल करार दिया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल हालात क्या थे। चेंजेस अंडर कंसिडरेशन, अभी जो कि कुछ नई चेंजेस आई है। सही है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल C2 अभी आ रहा है। सही है, अभी तक जो है वो ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है अभी, ये अंडर कंसिडरेशन है, अभी इसकी रीडिंग हो रही है। अगर एक शख्स जो है वो कनाडा के अंदर आ चुका है, सही है, ये अगर 1 साल तक उसने रेफ्यूजी के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उसका केस जो है वो रेफ्यूजी के लिए सुना नहीं जाएगा। अभी तक तो यह है कि अब वो कभी भी 15 साल के बाद भी अपना रेफ्यूजी क्लेम दाखिल कर सकता था, लेकिन अभी 1 साल की मुद्दत ला रहे। अगर आपने जो होता है 14 दिन के अंदर केस दाखिल नहीं किया, ये किन लोगों के लिए? अगर किसी ने इलीगल बॉर्डर जो होता है वो क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, ज्यादातर अमेरिका से, मैक्सिको से जो होता है लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे लोगों को 14 दिन के अंदर जो है वो रेफ्यूजी क्लेम दाखिल करना होगा। लेकिन अभी तक मैं आपसे ये कह दूं, ये लॉ बना नहीं है, ये लॉ आ रहा है। यही बात मैंने यहाँ पे भी कही है। ये पार्लियामेंट में अभी डिबेट चल रही है। सही है, लॉ अभी बना नहीं है। ओके। कंट्री कंडीशन है और इसके एविडेंसेस हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आईआरबी जो होता है वो आपके कंट्री जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इस्तेमाल करता है, पैकेजेस वगैरह, ये सही, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर ये सारी चीजें आपकी कंट्री कंट्री कंडीशन है, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, अगर ये सारी चीजें पास हो जाती हैं, सही है, तो आप जो होता है वो आपके पास जो होता है वो केस जो होता है वो, आपका केस अगर रिफ्यूज हो जाता है, तो प्रा में आपका केस जाएगा, मीन्स प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट में जाएगा, और वहां पर आपका केस जो है वो, चांसेस होता है कि वह एक्सेप्टेंस रेट बड़ा कम होता है, लेकिन वहां पे भी आपका केस जो है वो आपके कंट्री कंडीशन के हिसाब से जो होता है अप्रूव या रिजेक्ट हो सकता है। इस वक्त करंट बैकलॉग जो है वो 2,80,000 क्लेम पेंडिंग पड़े हुए हैं, Q2 के 2025 में जी। 2,80,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग है। तो अगर आप रेफ्यूजी क्लेम के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि तकरीबन जो होता है वो 1.5 से 2 साल आपका लग जाएगा आपका क्लेम अप्रूव होने में। सही है। हाईएस्ट वॉल्यूम इस वक्त जो है वो ओंटारियो में और क्यूबेक में है, वहाँ पे सबसे ज्यादा केस फंसे हुए हैं, डिलेज है, और जो होता है वो आईआरबी पे इस वक्त प्रेशर भी है। और मेरा फाइनल थॉट ये है कि असाइलम जो होता है वो वेलनरेबल लोगों के लिए है, ये कोई इमिग्रेशन पाथवे नहीं है। सही है। जिंदगी थोड़ी सी जो होता है मुश्किल होती है बीइंग असाइलम, जब आप अप्लाई करते हैं। तो ये कोई बैक डोर नहीं है, कि एक चोर दरवाजा नहीं है, कि आपने जो होता है वो, आपके पास इमिग्रेशन का पाथवे नहीं था तो आपने जो होता है असाइलम अप्लाई करके हम यहाँ पर जो है वो जो होता है वो पीआर बन जाएंगे। सफर थोड़ा मुश्किल है ये वाला। आरसीआईसी आईआरबी जो होता है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए। मैं अक्सर औकात मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या मैं अपना केस खुद दाखिल नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपकी क्या ज़रूरत है? आपको हमारी या किसी भी लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो मैटर आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा ही है, मैं अक्सर औकात अपने तमाम क्लाइंट्स को और जो है वो जो कि मुझसे फ्री कंसल्टेशन लेते हैं, मैं उन्हें एक बात बताता हूँ कि डॉक्टर है, सही है, आप उससे इलाज करवाते हैं, और आप अपना इलाज खुद से भी कर सकते हैं। आप खुद से करेंगे तो भी आप सही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो आप कामयाब होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन अब आपका केस अगर एक्सपर्ट लड़ेगा, आईआरसीसी आईआरबी, जिसका मकसद ही है
कि वो ट्रेन ही इस वजह से हुआ है, वो ट्रेन इस चीज़ों पे हुआ है कि वो आपका केस लड़ सके। ओके। और इसके अलावा जो होता है वो तमाम चीज़ें जो कि इस वक्त चल रही होती हैं मुल्क के अंदर, कनाडा के अंदर, उन तमाम चीज़ से वो वाकिफ़ है। तो वो उन तमाम चीज़ों से आपको बचा लेगा जो कि आप गलतियां कर सकते हैं। सिर्फ इतनी बात बता दूं कि अगर आपका रेफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, तब आपको जो है वो पीआर मिल जाता है। पीआर, और जैसे ही आपका, ये तो आपका एक्सेप्ट होने के बाद है। एक्सेप्ट होने से पहले, सही है, आपकी हियरिंग से पहले, और जब आप एप्लीकेशन डालते हो तब आपके पास जो 1.5 साल होते हैं उसमें आपको वर्क परमिट मिलता है। सही है। और आपको जो होता है एक हेल्थ का जो होता है एक रिस्ट्रिक्टेड पैकेज भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंटरम फेडरम, इंटरिम FIH। सही है। IFH बोलते हैं, इंटरिम फेडरल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आपको एक कार्ड मिलता है जिसके तहत आपको हेल्थ की बहुत सारी कवरेज मिल जाती है। तो जब आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं तो इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी खिदमत की ज़रूरत हो, अगर, लेकिन इसके लिए पहली बात तो ये कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए, आप कनाडा में होने चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं हम कनाडा में नहीं है, तो फिर इसका फिर एक दूसरा एक पाथवे है। और वो जो है वो सबके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो कि अपने मुल्क में नहीं है, और उनके लिए कुछ अप्रूवल चाहिए होती है, UNHCR वगैरह, वो एक बहुत बड़ी दूसरी कहानी है जिसका मैं अभी यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे अभी स्कोप में नहीं है मेरे प्रेजेंटेशन के। तो ये थी मेरी कुछ बातें जो कि मैंने आपसे कही। सही है। आप जानते हैं कि मेरा नाम शौकत कमरुद्दीन, हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज मेरी कंपनी का जो होता है वो नाम है। ये मेरी जो है वो डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है, फ़ोन नंबर मौजूद है, ईमेल कर सकते हैं आप मुझे। सही है। ये मेरी लोकेशन है, मैं टोरंटो में होता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है। सही है। और मेरे पास लाइसेंस में इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, RCIC IRB। दोबारा मैं आपसे कहता हूँ, आपका केस, सही है, वो शख्स लड़ सकता है, सही है, जिसके पास IRB की डेजिग्नेशन है। आप मेरे बैकग्राउंड में ये एक नाम देख रहे हैं जिसमें यहाँ यहाँ लिखा हुआ है RCIC IRB, देख रहे हैं आप ये वो शख्स है जो कि आपका केस लड़ सकता है। ओके। तो IRB का लाइसेंस होना जरूरी है, अगर सिर्फ RCIC है तो वो आपका केस नहीं लड़ सकता। ओके। तो ये थी कुछ बातें। आपका क्वेश्चंस अगर आपके कुछ हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट भी है, अगर आपको मुझसे कोई केस करवाना है, सही है, तो मैं अगले 3 महीने के लिए जो होता है हमने अपनी केस की जो फीसिस है उसको 20% रिड्यूस किया हुआ है। सही है। तो यूजुअल हमारी फीस जो होती है वो 10,000 कनेडियन डॉलर होती है, लेकिन आप उससे पहले जब आप अप्लाई करेंगे अगले 3 महीनों में तो वो हम 20% आपको रिड्यूस करेंगे। तो ये थी मेरी कुछ बातें रेफ्यूजी के हवाले से। आपको कुछ सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं फेसबुक पे चेक कर लेता हूँ कि कोई सवाल अगर आया हुआ है तो। ओके जी, कोई सवाल आपका है नहीं। सही है। तो फिर जो है वो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। सही है जी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।